अभी पिछले साल की ही बात है। अक्टूबर का महीना चल रहा था और पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर और इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स की गूंज चल रही थी। और ठीक उसी वक्त इस शोर शराबे से कोसों दूर पार्वती वैली के जंगलों में कुछ ऐसा घट जाता है जिससे दो दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अब पार्वती वैली को हो सकता है कि आप खीर गंगा ट्रैक, नॉन स्टॉप पार्टीज के लिए जानते हो, पर पार्वती वैली का एक पहलू वो भी है कसौल की चमक धमक के बाद शुरू होता है। दोस्तों, ये हमारे देश की वो जगह है जिसको अक्सर लोग इंडिया का बर्म्यूडा ट्रायंगल बोलते हैं। और वो इसलिए नहीं कि लोग यहाँ पर गायब हो जाते हैं, बल्कि इसलिए कि जिन सस्पिशियस कंडीशंस में वो लोग गायब होते हैं वो कंडीशंस सोचने और समझने में थोड़ी सी अटपटी लगती हैं। और पिछले कुछ साल की पुलिस फाइल्स की धूल को थोड़ा सा हटाकर देखें तो न जाने कितने ऐसे ट्रैवलर्स और इवन लोकल्स भी हैं जिन्हें पार्वती वैली का ये घना जंगल खा गया। और ठीक एक ऐसी ही कहानी को आज हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। दरअसल ये कहानी दो दोस्तों की है, कबीर और रोहित, जो गुड़गांव की एमएनसी में काम करते हैं। कबीर ने ईमेल में रिक्वेस्ट करी है कि मैं उनका नाम और आइडेंटिटी रिवील ना करूं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर का समय चल रहा था, तो पूरे देश में एक एंजाइटी का माहौल था। और ठीक उसी मानसिक परिस्थिति से ये दोनों दोस्त भी गुजर रहे थे। और इन लोगों को भी इस एंजाइटी और टेंशन के माहौल से दूर एक ब्रेक चाहिए था। अब आगे की कहानी को जानने के लिए आप लोगों का इन दोनों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो रोहित और कबीर ये दोनों कोई न्यूबीज नहीं थे। इन दोनों की गाड़ी और बाइक्स लद्दाख और स्पीति के स्टिकर से भरी हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग अक्सर ट्रैवल पे निकल जाया करते थे। ऑल्दो ट्रैकिंग का इन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, पर ये लोग ट्रैवल बहुत ज्यादा किया करते थे। प्लान सिंपल था। फ्राइडे की शाम 8 बजे ये लोग गुड़गांव से अपनी गाड़ी निकालते हैं और सबसे पहले मुरथल के पराठे खाते हैं और फिर अंबाला, चंडीगढ़ और औट टनल को क्रॉस करने के बाद ये लोग पार्वती वैली में एंटर कर जाते हैं। अब रात को मौसम थोड़ा सा खराब था, पर सुबह 8 बजे के आसपास जब ये पार्वती वैली में पहुंचते हैं तो मौसम कंपैरेटिवली शांत हो जाता है और ये लोग वहीं एक सस्ता सा होटल लेते हैं और अपना सामान वहां पे डंप कर देते हैं और नींद निकालते हैं 5 से 6 घंटे की। अब इन लोगों का प्लान सिंपल था। ये करीब 2 बजे के आसपास अपने होटल से निकलेंगे और एक आइसोलेटेड ट्रेल को एक्सप्लोर करते हुए एक लेक तक पहुंचेंगे, जो कि लोकल एक छोटा सा ग्लेशियर पॉन्ड था। लोकल्स इन लेक्स को वैसे सार बुलाते हैं, पर जब इनकी आंख खुलती है तो घड़ी में 4 बजे का समय हो रहा होता है। उनका ओरिजिनल प्लान 2 बजे निकलने का था, ताकि अंधेरा होने से पहले ये लोग अपना कैंप सेटअप कर सके। कबीर ने रोहित से कहा कि यार थोड़ा सा लेट हो गया है, कल सुबह चलें क्या ट्रैक पे? पर रोहित उस तरह का बंदा था जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता था। तो रोहित ने जवाब दिया, लोड मत ले भाई, जितनी सिचुएशंस चैलेंजिंग होगी वीडियोस और शॉट्स उतने ही बढ़िया आएंगे। अब आगे की कहानी में आप जानेंगे ये वो पॉइंट था जब ये दोनों एक भारी गलती कर रहे थे और कायदे से उन्हें आज इस ट्रैक पर निकलना ही नहीं था इस वक्त। पर जवानी के जोश में और ट्रैवल व्लॉगर बनने के ख्वाब में ये दोनों निकल जाते हैं और चलते चलते ये उस ट्रेल तक पहुंच जाते हैं जो रोहित ने ढूंढ के निकाली थी। और उसी ट्रेल के स्टार्ट होने से पहले इन्हें एक गद्दी शेपर्ड बैठा हुआ मिलता है। वो वहां अकेला बैठा हुआ था। अब ये लोग उस शेपर्ड के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि अंकल, यहाँ से एक ट्रेल जा रहा है ऊपर बुनबुनी पास के लिए, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो ट्रेल कहाँ से है? अब उस ट्रेल के बारे में सुनते ही वो उन दोनों की तरफ बिना देखे उनसे बोलता है, मैं तुमसे बस एक बात बोलूंगा, उस ट्रेल पर जाने की गलती मत कर देना, उधर बनसेरा रहता है। तुम लोग उसी ट्रैक पर जाओ जिससे आम लोग जाते हैं, ये रास्ता सेफ नहीं है। अब बंशीरा का नाम सुनकर कबीर थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है, पर रोहित उसकी तरफ आंख मारता है और उसका हाथ पकड़ के उसे थोड़ा सा आगे लेके जाता है और उससे बोलता है, भाई ये सब सुपरस्टिशियस हैं लोकल्स के, जो ये हम ट्रैवलर्स को डराने के लिए कहानी बनाते हैं ताकि हम इनके प्राइवेट रूट्स को कभी एक्सप्लोर ना करें और अपने ट्रैवलर वाले रूटों तक ही सीमित रहे। तू समझ, मैंने बहुत प्रिपरेशन करी है इस ट्रेल के बारे में और मुझे पूरा पता है कि हमें कहाँ जाना है। पर कबीर, जो थोड़ा कॉशियस तरह का बंदा था, उसे इस ट्रेल पर ऐसे ही घुस जाना थोड़ा सा रिस्की लग रहा था। उसने रोहित से कहा, यार इस रूट को छोड़ते हैं ना, हमें तो कैंप करना है, हम कहीं भी कर लेंगे। पर रोहित वो अपनी जिद का पक्का था। अब ये रोहित की जिद थी या उस जंगल में कुछ ऐसा था
जो रोहित को अपनी तरफ बुला रहा था, ये हम कहानी में आगे जानेंगे। पर इस वक्त वो जिद पर अड़ा रहा। इनफैक्ट उसने कबीर की मजाक उड़ाते हुए बोला, अबे यार कबीर, हमें कुछ ऐसा एक्सप्लोर करना है जहां कोई ना गया हो। भाई मैं पक चुका हूँ उन बोरिंग रास्तों पे जा जाके, अब कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं ना। अब रोहित ने इतनी जिद करी तो हार के कबीर को भी उसकी बात माननी पड़ी और उन्होंने वो अननोन ट्रेल पकड़ ली। और ये वो भारी गलती थी जो उनकी जिंदगी में भौकाल मचाने वाली थी। अगले कुछ घंटों में करीब 1-1.5 घंटे ट्रैकिंग करने के बाद ये लोग 3000 मीटर के एल्टीट्यूड मार्क पे पहुंचते हैं। अब ट्रैकिंग की दुनिया में हम इसे बायोलॉजिकल बैरियर बोलते हैं, यानी कि इस पॉइंट के बाद जो पेड़ों की संख्या होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और पहाड़ थोड़े गंजे टाइप के होने लगते हैं। कबीर बताते हैं कि उस दिन वहाँ कुछ अजीब सा ही हो रहा था। पेड़ कम होने की बजाय और घने होने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे नेचर का रूल वहाँ अप्लाई ही नहीं हो रहा था। माहौल एकदम बदल गया था और शाम के उजाले में भी वहाँ एकदम अंधेरा होने लगा था। और ठंड, दोस्तों अक्टूबर की जो ठंड होती है ना, वो थोड़ी फ्रेश होती है। I mean, उस समय पे जो ठंड हमें फील होती है वो थोड़ी सुहावनी लगती है। पर आज इन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने फ्रिज का दरवाजा खोल दिया हो। और इसी बीच कबीर को लगता है कि ये माहौल एक परफेक्ट माहौल है एक सिनेमैटिक ट्रैकिंग शॉट ले लेने का। अब वो अपने गिम्बल को एक रॉक पे सेट करता है ताकि जब वो चल के आए तो एक्टिव ट्रैक की मदद से वो खुद को ट्रैक करते हुए निकल जाए। अब कबीर और रोहित फ्रेम में आते हैं और आगे चलने लगते हैं। पर थोड़ा दूर जाने के बाद कबीर जब पीछे मुड़कर कैजुअली देखता है, उसे एक वियर्ड सी एनोमली दिखती है। उसे लगता है कि उसका कैमरा उसके ऊपर फोकस नहीं था, वो कबीर की पोजीशन से 5-6 मीटर पीछे दूर किसी चीज को ट्रैक कर रहा था। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो गिम्बल का एक्टिव ट्रैक है ये कोई नॉर्मल फीचर नहीं होता, ये डीप एआई लर्निंग के फीचर पे काम करता है। और आजकल ये चीजें इतनी एडवांस हो गई हैं कि ये लगभग ना के बराबर गलती करती हैं। पर उस दिन वहां कुछ और ही हो रहा था। वो कैमरा हवा को ट्रैक कर रहा था, मतलब एआई को हवा में कुछ ऐसा दिख रहा था वहां पे जो आंखों को नहीं दिख रहा था। कबीर थोड़ा सा घबरा जाता है और वो गिम्बल के पास जाकर कैमरे की स्क्रीन पर देखता है और स्क्रीन पे वो ग्रीन बॉक्स ठीक हवा में किसी चीज पर लॉक था। कबीर को लगा कि शायद कोई ग्लिच है और उसने उस गिम्बल को पैक करके अपने बैग में रख लिया। पर अंदर ही अंदर वो जानता था कि वो इस गिम्बल को पिछले कई महीनों से यूज कर रहा है और आज तक एक भी बार उसने इस तरह की गलती नहीं करी थी। अब शाम के करीब 5:30 बज रहे थे और क्योंकि रोहित को हल्की सी अस्थमा की प्रॉब्लम थी, ठंड से उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब होने लगती है कि वो लोग डिसाइड करते हैं कि थोड़ी देर एक जगह पर रुककर थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। कबीर ने अपने बैग से वो स्टोव निकाला और पानी गर्म करने लगा। अब कबीर पानी गर्म करके अपने कप में डाल ही रहा था कि ठीक उसी वक्त रोहित बोलते बोलते एकदम चुप हो गया। कबीर को लगा कि आसपास कोई भालू या लेपर्ड आ गया है, पर इतने में रोहित फुसफुसा के बोलता है, कबीर, जंगल कुछ अनयूजुअली शांत है और ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। दरअसल हिमालय में कई सारे ऐसे पक्षी और जानवर होते हैं जो खतरे को हमसे पहले भांप जाते हैं। जैसे ही कोई प्रेडेटर या कोई और खतरा आसपास होता है, ये लोग एकदम शांत हो जाते हैं। और ठीक ऐसा ही उस वक्त वहां पर हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने फॉरेस्ट का म्यूट बटन दबा दिया हो। ना कोई हवा, ना कोई पक्षी, ना कोई पत्तों की सरसराहट, एकदम एब्सोल्यूट शांति का माहौल था उस टाइम वहां पर। तभी रोहित उठता है और एक वियर्ड से दिखने वाले पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है। और जैसे ही उसने उस पेड़ के ट्रंक को टच किया, वो ऐसे झटके से पीछे हुआ जैसे उस पेड़ में करंट दौड़ रहा हो। कबीर ने पूछा, क्या है, डर क्यों गया तू? रोहित उसकी तरफ धीरे से मुड़ा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, भाई ये गर्म है। कबीर बोला, क्या बकवास कर रहा है, पेड़ है, पत्थर थोड़ी है जो गर्म हो जाएगा। पर फिर रोहित ने जो जवाब दिया वो कबीर आज तक नहीं बोला। बात वो नहीं है यार, मैंने जब इसे टच किया तो मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैंने किसी इंसान को छू लिया हो। कबीर हंसते हुए बोला, अबे पेड़ हीट रेडिएट नहीं करते, तुझे एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से हेलुसिनेशंस हो रही हैं, तेरा इनहेलर कहाँ है? पर रोहित की एक्टिविटी एकदम से बदल गई थी। अब इस पॉइंट पे आकर उसका जो एक्साइटमेंट था वो एकदम खत्म हो चुका था। कुछ ऐसा फील हो गया उसे उस पेड़ को छूने के बाद जिसने उसके अंदर की खुशी को खत्म कर दिया। वो कबीर से बोलता है, यार मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा।
वापस चलें क्या? वो शेपर्ड भी हमें मना कर रहा था इस ट्रेल पे आने के लिए। क्या बोलता है, वापस चलते हैं? अभी हम ज़्यादा दूर नहीं आए हैं, 1-1.5 घंटे में वापस पहुंच जाएंगे। पर उस वक्त कबीर को लगा कि शायद एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से इसका दिमाग घूम गया है और ये उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है। और उससे बोलता है कि भाई अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, थोड़ा और आगे चलेंगे और आराम से कैंप लगा के रेस्ट करेंगे। तू डर मत, एक इनहेलर मार और ये गर्म पानी पी। अब कबीर बताते हैं कि काश उस वक्त वो रोहित की बात मान जाते और वहीं से वापस मुड़ जाते। पर पिछले कुछ मिनटों में जो उनके साथ घटा था, उसके बाद वो थोड़े से सकपका जाते हैं और वो उस जगह से थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब बुलबुली का वो हिस्सा एक घने जंगल से होकर गुजर रहा था और इस वक्त देखने में वो ट्रेल किसी भूल भुलैया से कम नहीं लग रहा था। अंधेरा इतना ज्यादा हो चुका था अब कि फ्लैश लाइट के अलावा कुछ भी दिखना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका था। पर क्योंकि रोहित की हालत अब इस वक्त थोड़ी सी खराब हो रही थी, तो कबीर के पेस के साथ मैच कर पाना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और कबीर को पता ही नहीं चलता कि वो चलते चलते रोहित को थोड़ा सा पीछे छोड़ आया है। अब थोड़ा और आगे चलने के बाद कबीर उससे बोलता है, रोहित थोड़ा जल्दी चल, अब हमें थोड़ा तेज चलना पड़ेगा। और पीछे से कोई आंसर नहीं आया। अब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई था ही नहीं, सिर्फ घना जंगल। रोहित कहीं पीछे छूट गया था। अब कबीर की हालत खराब हो जाती है। उसने रोहित को तेज से चिल्ला के आवाज लगाई, पर तब भी कोई आंसर नहीं आया। लेकिन तभी उसे पत्थरों के बीच एक स्ट्रक्चर दिखा। वो एक पुरानी गद्दी हट थी। अब ये जो गद्दी हट होती है, ये मेकशिफ्ट टाइप की हट होती हैं जिन्हें शेपर्ड्स बनाते हैं एक के ऊपर एक पत्थरों को लगाकर। इनकी बनावट कुछ इस प्रकार होती है कि ये बड़े से बड़े आंधी तूफान को भी झेल जाते हैं। उसकी सांस फूल रही थी, हार्ट बीट 140 से ऊपर थी, क्योंकि हाई एलिवेशन में ऑक्सीजन कम हो जाने की वजह से सांस वैसे भी ज्यादा फूलती है। इतने में उसे पीछे से रोहित की आवाज आती है। अब रोहित को देखकर कबीर ने राहत की सांस ली और उसकी तरफ चिल्लाते हुए बोला, तू साथ साथ क्यों नहीं चल रहा था? और अगर पीछे छूट गया था तो तूने मुझे आवाज क्यों नहीं मारी? रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एकदम काम लग रहा था, उसकी सांस भी बिल्कुल नहीं फूल रही थी। उसने बस धीरे से कबीर की तरफ देखते हुए कहा, मैं यहीं तो था, और फिर चलते हुए उस हट के अंदर घुस गया। लेकिन इस वक्त कबीर एक बहुत ही वियर्ड चीज ऑब्जर्व करता है। कबीर को यह समझ नहीं आ रहा था कि 9000 फीट की एलिवेशन पे एक अस्थमा का पेशेंट ऐसी सिचुएशन में इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है। इस कंडीशन में उसकी तो हालत खराब हो जानी चाहिए थी। पर रोहित, जिसका अब से 20 मिनट पहले इनहेलर भी फेल हो चुका था, वो इतना काम कैसे हो सकता है? उसने रोहित को टटोलते हुए पूछा, तो ठीक है ना, इनहेलर तो नहीं चाहिए? रोहित ने एकदम शांति से जवाब दिया, नहीं, अब जरूरत नहीं है, हवा साफ है इधर। कबीर का दिमाग इस वक्त खतरे की घंटी बजा रहा था। उसे अंदर से फील हो रहा था कि ये जो इंसान है वो दिखने में तो सेम है, पर उसका एक भी सिम्टम रोहित से मैच नहीं कर रहा। अब इस वक्त तक उसका फोन डेड हो जाता है, पर उसे चेक करना था कि अभी आगे ट्रेल कितना और बचा हुआ है। और इतने में उसे याद आता है कि रोहित का फोन उसकी जैकेट की पॉकेट में है। उसने पॉकेट से फोन निकाला और रोहित की तरफ देखते हुए बोला, यार अनलॉक कर दे, मुझे मैप देखना है। दोस्तों अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल फेस आईडी सिर्फ शक्ल को ट्रैक नहीं करती है, वो एक इंफ्रारेड डॉट प्रोजेक्टर टेक्नोलॉजी पे काम करती है। इनफैक्ट उसकी इंफ्रारेड रेज ये तक चेक कर लेती हैं कि सामने वाला इंसान जिंदा तो है, ताकि किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो सके। अब कबीर ने वो फोन जैसे ही रोहित के चेहरे की तरफ किया, फोन ने वाइब्रेट किया और स्क्रीन पर लिखा आया, फेस नॉट रिकॉग्नाइज्ड। उसने फिर से ट्राई किया, पर सेम वही। और तीसरी बार उसने अच्छे से टॉर्च की रोशनी में ट्राई किया, पर इस बार भी डिनाई हो गया और फोन पासकोड मांगने लगा। वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और एल्गोरिदम का डेटा चीख चीख कर बोल रहा था कि ये जो इंसान सामने बैठा है इसमें कुछ तो गड़बड़ है। कबीर घबरा जाता है, पर वो पैनिक नहीं करता। वो रोहित का फोन अपने पॉकेट में रखता है और अपने हाथ में लगे स्विस नाइफ को पकड़कर कुछ सोच ही रहा था कि जंगल से एक आवाज आती है। उसे फील होता है कि हट से थोड़ा ही दूर कोई इंसान सांस लेने के लिए तड़प रहा है, और गौर से सुनने पर उसे पता चलता है कि वो आवाज तो रोहित की है, पर रोहित तो उसके पास हट में बैठा था, तो बाहर जो इंसान था वो कौन था? अब कबीर के सामने इस वक्त दो रोहित थे, एक जो बाहर मरने की कगार पे था और एक अंदर जो एकदम परफेक्टली बैठा हुआ था। पर इतने में
उसके पास बैठा हुआ रोहित बोलता है, भाई लॉजिक यूज कर, जो तू सोच रहा है वो मैं भी जानता हूँ, पर हम लोग इस वक्त ये तो समझ चुके हैं कि मामला कुछ गड़बड़ है। पर मेरा विश्वास कर, जो बाहर से आवाज़ आ रही है वो एक ट्रैप है, उसमें मत फंस यार। रात का समय है, फेस रिकॉग्नाइज नहीं हुआ तो क्या मैं नकली इंसान बन जाऊंगा क्या? तो इतनी सी बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहा है? उसने दरवाजे की तरफ देखा और बोला, बाहर जो बैठा है ना, वो चाहता ये है कि तू आज इस हट से बाहर निकल जाए। वो तेरे दिमाग को मैनिपुलेट कर रहा है। तू बाहर गया तो मारा जाएगा। अब सोचने के बाद कबीर को भी लगता है कि शायद ये सही बोल रहा है, और उसने इस तरह की कई सारी छलावे वाली कहानियां सुनी थी। वो इसी तरह का ट्रैप बिछाकर अपने शिकार को अपने पास बुलाती है, और उसका लॉजिक भी उसे यही कन्विंस कर रहा होता है कि शायद जो बाहर बैठा हुआ इंसान है वही ट्रैप है। पर वो बुरी तरह से कंफ्यूज था कि अगर 1% भी बाहर जो इंसान तड़प रहा है वो उसका असली दोस्त हुआ तो। अब ये सोचते सोचते ही वो रोहित की तरफ देखता है और बोलता है, रोहित एक बात बताना, हम लोगों की जिंदगी की पहली ट्रिप कौन सी थी? और इस सवाल को सुन के अंदर बैठे हुए रोहित के फेशियल एक्सप्रेशंस एकदम से बदल जाते हैं। उसकी शक्ल पे एक क्रीपी सी मुस्कान आ जाती है और वो कबीर को देखते हुए हंसने लगता है। वो हंसी इतनी ज्यादा वियर्ड थी, उसको देखने मात्र से कबीर की हालत खराब हो जाती है। इतने में बाहर वाले रोहित की आवाज आती है, और इस बार वो उसे मदद के लिए नहीं बुला रहा था। वो कराहते हुए बस ये बोलता है, कबीर भाग। इस पॉइंट पे कबीर समझ जाता है कि बाहर वाला रोहित उसे अपने पास नहीं बुलाना चाहता, वो उसे इस एंटिटी के पास से हटाना चाहता है। क्योंकि सच्चे दोस्तों की एक खास बात होती है, उन्हें अपनी जान की इतनी परवाह नहीं होती। इस वक्त बाहर वाला रोहित बस ये चाह रहा था कि भले ही वो उसे छोड़ के चला जाए, पर वो यहाँ से भाग जाए। और इतने में ही अंदर वाला रोहित उठकर उसके तरफ बढ़ने लगता है, और उसके एक्सप्रेशंस और उसका फेस धीरे धीरे बदलने लगता है। इतने में ही उसे दूर कहीं से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। कुत्ते के भौंकने की आवाज को देखकर अंदर वाला रोहित एकदम से सकपका जाता है और बिना सोचे हड़बड़ाते हुए उस आवाज की तरफ भागने लगता है जो उस अंधेरे से आ रही थी। और वहां जाके वो देखता है कि वहां रोहित जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था, और उसके पास वो शेपर्ड और उसका कुत्ता खड़ा हुआ था, जो उन्हें इस ट्रेल को शुरू करने से पहले मिले थे। कबीर का हाथ पकड़ के झटके से अपनी तरफ खींचता है और गुस्से से बोलता है, बोला था ना तुम दोनों को कि ऊपर मत जाना। तुम शहर वालों को हर चीज बस मजाक लगती है, और पहाड़ सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट से ज्यादा कुछ नहीं लगते। अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? उठा इसे। हमें इस आग के बुझने से पहले हमारे कैंप तक पहुंचना पड़ेगा। वो बंसेरा आग के पास तो नहीं आएगा, पर अगर आज ये आग बुझ गई तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी मरूंगा। कबीर पूरी तरह से डरा हुआ था। उसने अपनी जेब से वो इनहेलर निकाल के रोहित के मुंह में ठूसा और उसे अपने कंधे पर उठाकर शेपर्ड के पीछे चलने लगा। अब क्योंकि वो शेपर्ड वहां का लोकल था, वो एक और छोटे रास्ते से होकर उन्हें अपने कैंप की तरफ ले जाने लगा। और दौड़ते दौड़ते कबीर एक बार पीछे मुड़कर उस हट की तरफ देखता है, और उसे जो नजारा दिखता है, कबीर बताता है कि वो जिस दिन मरेगा उस दिन भी उसे वो नजारा याद रहेगा। अब जो एंटिटी हट के बाहर खड़ी होकर उन्हें देख रही थी वो रोहित नहीं था, वो कुछ और ही था। मतलब इतना भयानक नजारा था वो कि कबीर की देखकर हालत खराब हो जाती है, और वो एकदम शांत खड़ा होकर उन लोगों की तरफ देख रहा था, जैसे बस उस आग के बुझने का इंतजार कर रहा हो। कबीर वापस पलटता है और तेजी से शेपर्ड के पीछे चलने लगता है। अब तीनों लोग उस शेपर्ड के कैंप में पहुंचते हैं और जैसे तैसे उस रात को काटते हैं, और सुबह किसी तरह से अपने होटल पहुंचते हैं। दोस्तों, कबीर बताता है कि आज उस बात को 6 महीने हो चुके हैं। वो दोनों अब फिजिकली ठीक हैं, पर उन दोनों के मन में ही एक अजीब सा डर बैठ गया है। उन दोनों ने अब माउंटेन्स में जाना छोड़ दिया है, स्पेशली अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। शायद उन्हें अब पता चल गया है कि माउंटेन्स में कुछ बाउंड्रीज होती हैं जिन्हें कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। कबीर ने वो गिम्बल और फोन दोनों बेच दिए, क्योंकि उसमें जो रिकॉर्ड हुआ था वो उस चीज को अब दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। तो दोस्तों, ये थी कबीर और रोहित की एक कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई रियल लाइफ स्टोरी है तो स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल आईडी पर उसे शेयर करिएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो ये या ये दोनों में से कोई भी स्टोरी को देखिएगा, वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। मेरा नाम है शौर्य चौहान। मिलते हैं फिर किसी और दिन एक नई कहानी के साथ। जय महाकाल।